बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज हम जंग की बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका की, जो अब के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20वें दिन के अंदर दाखिल हो चुकी है। सो अल जज़ीरा की भी मैं बात करूँ, उनकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम तरीन दिफाई और जौहरी तनसीबात की गिरदोनवा में होने वाले धमाकों ने खित्ते का जो दिफाई एक तवाज़ुन है उसको मज़ीद हिला के रखा। दूसरी तरफ अगर मैं CNN की बात करूँ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस अल्टीमेटम को बार बार दोहराया जा रहा है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ईरान ने अगर कोई वार किया, मजीद खासतौर पर कतर का जिक्र किया गया या एनर्जी फैसिलिटीज़ की बात हुई, कि अगर ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन आया तो फिर हम तेहरान को वो रिएक्शन देखने को मिलेगा जो पूरा दुनिया का नक्शा भी बदला जा सकता है। लेकिन क्या इस पर तेहरान खामोश रहेगा, ये सवाल अपनी जगह पर ही बरकरार है। अच्छा, जंग सिर्फ मैदान का जो है वो एक जो सर्कल होता है उसी के अंदर बरकरार नहीं रहती, बल्कि वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। खासतौर पर इस वक्त मईशत की बात करें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इस वक्त। वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट हो रहा है वो सिर्फ ईरान तक या अमेरिका या इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ रही है। मैं ब्लूमबर्ग की बात करूँ तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $115 फी बैरल से ऊपर जा चुकी है। और माहिरीन का ये कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मजीद कुछ दिन के लिए बंद रहता है तो आलमी मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर आ जाएगी। और वेंटिलेटर पे पता है आपको तब ही एक इंसान पहुंचता है जब वो बिल्कुल खुदा ना ख्वास्ते दुनिया से रहलत के करीब होता है। तो वेंटिलेटर पे पूरी दुनिया की मईशत आ जाएगी। इस पर सिर्फ ईरान, एज आई सेड अर्लियर, ईरान या फिर दीगर ममालिक जो इस जंग में शामिल है वो नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को अपनी दूसरी तरफ इस वक्त अफगानिस्तान का सामना है, जहाँ पे जो प्रोपेगेंडा वॉर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। 2-3 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्राइक की गई है और वो वहाँ पे एमिनेशन को ही स्ट्राइक किया गया, लेकिन पूरी दुनिया, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया में जो शोर मचा, जो तहलका मचा, उसमें नंबर दिया गया 400 सिविलियंस का, कि पाकिस्तान ने 400 सिविलियंस को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और DG ISPR ने भी इस पर रात पे खुल के बात की और उन्होंने कहा कि हमने कोई सिविलियन टारगेट्स तो हमारे है ही नहीं, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इंगेजमेंट है वो यही कहता है कि हमने कोई भी सिविलियन टारगेट करना ही नहीं है। और हमारी जो दहशतगर्दियों के खिलाफ जंग है वही जारी है। हमारी जंग दहशतगर्दों के साथ है, अफगानियों के साथ या हमारे बहन भाइयों के साथ नहीं है। ये बात वाजे कर दी है पाकिस्तान ने। और साथ ही पाकिस्तान ने सीज फायर का जो ऐलान किया 6 दिन का ईद तक, वो हुआ है जी टर्की और सऊदी अरब की रिक्वेस्ट के बाद। तो उसमें मेरी राय के मुताबिक ये अफगानिस्तान को टाइम दिया गया कि आप रीथिंक करें, लेकिन देखना ये होगा कि ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है सीज़ फायर, या इसमें भी अफगानिस्तान जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता है इन 6 दिनों के अंदर या नहीं। तो ये डेवलपमेंट्स क्या होंगी ईद के बाद, मजीद हमारे सामने सूरत हाल वाज़ी हो जाएगी। ये तमाम तर मामला है, इस पर बात करने के लिए न्यूज़ टुनाइट में मुझे ज्वाइन किया है जॉन हुसैन ने, जो कि ईरान से हमें रिपोर्ट करेंगे। जॉन का जो तज्जिया होता है वो इससे पहले भी जितनी बार भी हमारे प्रोग्राम में आए वो बहुत ही मुस्तनद किस्म का होता है और रिपोर्टिंग भी बहुत ही मुस्तनद होती है, चूँकि वो खुद भी ईरान में ही मौजूद है। जॉन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले, एज वी स्पीक, इस वक्त क्या हालात है ईरान के टॉप लीडरशिप को? पहले तो जो डिकैपिटेशन हुई थी 24 आवर्स के अंदर, लेकिन अभी पिछले 2 दिन के अंदर टॉप लीडरशिप के मजीद 3 बड़े नाम जो है वो हमारे सामने हैं जिनको डिकैपिटेट कर दिया गया। उसके बाद अवाम के अंदर क्या रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है, और ये जो तज्जिया के ईरानी लीडरशिप जो है या ईरान कमजोरी की तरफ जा सकता है बिकॉज ऑफ द डिकैपिटेशन टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जॉन, डू यू एग्री विद दैट? थैंक यू नम्रा फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो शहीद किया गया है लीडर्स को, इनमें आई थिंक आपको नजर आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एविडेंस देखें तो 12 डे वॉर में पहले ही दिन पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने देखा कि ईरान की स्ट्रैटेजी ना सिर्फ बेहतर हो गई बल्कि इसराइल को इतना इस हद तक झुका दिया कि अमेरिका को रिक्वेस्ट करवानी पड़ी ईरान से कि प्लीज आप सीज फायर कर लें। 1980s के अंदर जब जंग हुई थी, 1988 तक जब वो चली थी, तो शुरू में ही 1981 में ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट और पार्लियामेंट के कितने सारे मेंबरान हैं जिनको खत्म कर दिया था, जिनको शहीद कर दिया था। बट फिर भी वी सॉ दैट ईरान वन द वॉर विद इराक, एंड नाउ इवन हमें पता चला है कि इस जंग में भी आयतुल्ला खामनाई को पहले दिन शहीद कर दिया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। दे थॉट के कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अमेरिका को ये लग रहा था कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से ना सिर्फ रिस्पॉन्स मिला बल्कि नए सुप्रीम लीडर भी आए और अभी तक वो चीज चल रही है। दे आर रनिंग देयर यूनिट्स इंडिपेंडेंटली। अगर वो भी चले जाएं तो उनके बाद जो लोग होते हैं, सक्सेशन का 3 to 7 ईयर्स का सक्सेशन का सिस्टम यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। सो इट डज नॉट, यहाँ पे ईरान को पता है, पहले से पता है, 40 साल से पता है इनको कि भाई हमारी शहादतें होती रहेंगी। 47 ईयर्स तक जब सैंक्शंस लगी हुई थी तब भी इनकी शहादतें हो रही थी। इनके जो लोग थे, लीडरान थे, उनको चुन चुन के टारगेट किया जा रहा था और असैसिनेट किया जा रहा था।
अच्छा जॉन, इसमें जो कल एक मीटिंग हुई है, हमने देखा अरब कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद जो एलामिया आया उसमें ईरान को कंडेम किया गया और ईरान को कहा गया कि आप खित्ते के अंदर कशीदगी ना बढ़ाएं, आपके जो अटैक्स किए जा रहे हैं दीगर ममालिक के ऊपर उसको हम कंडेम करते हैं। यानी कि इसराइल, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये हैरान कुन था कि इसराइल और अमेरिका से ज़्यादा तो ईरान की बात हुई है उनके एलामिया के अंदर। एंड सेकेंडली आज जो मैंने उसके बाद रिस्पॉन्स देखा उसमें मेरे पास अभी ये सऊदी अरेबिया के रियाद डिक्लेयर्ड दैट द लिटिल ट्रस्ट दैट रिमेन्ड इन ईरान हैज बीन कंप्लीटली शैटर्ड। सऊदी अरब ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो थोड़ा सा ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। उसके बाद कतर ने एक्सपेल किया जी ईरानियन डिप्लोमैट्स को। मतलब विद इन 24 आवर्स हमने ये देखा कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत सख्त रद्दअमल ईरान के खिलाफ आ रहा है। हाउ डू यू सी दैट? देखें, जब अरब ममालिक अमेरिका और इजरायली जेट्स के अंदर फ्यूल भरें, उनको अड्डे दें, ईरान के अंदर अटैक्स में, सिविलियन इलाकों में और फैसिलिटीज पे अटैक्स में सपोर्ट करें तो हलाल है। और ईरान अगर जवाब में उन्हीं बेसिस को या उन्हीं ऑयल तंसीबात को जो रिफ्यूल कर रही हैं अमेरिका को, जो बैंक्स वगैरह उनके जो सिस्टम बना हुआ है वहां पे, उनको टारगेट करें तो हराम है। देखें नम्रा, अभी आपने देखा कतर ने कहा ईरान को कि भाई चले जाएं आप यहां से 24 घंटे के 24 घंटे के अंदर। अंदर उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमेरिका को बोलें कि आप चले जाएं। शुरू से ये चल रहा है मामला, ये अरब ममालिक शुरू से सपोर्ट में है। मैं स्ट्रैटो टैंकर्स, मैं रोजाना की बुनियाद पे अपनी यूट्यूब की वीडियोस में भी प्रूफ दिखाता हूं, ट्विटर पे भी प्रूफ लगाता हूं, अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रूफ लगाता हूं कि भाई ये जो ममालिक हैं ये कब से साथ देते हुए आ रहे हैं अमेरिका का, एंड देव बीन हेल्पिंग द अमेरिकन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जो रॉकेट पहले भी जाते थे इसराइल की तरफ 12 दिन की जंग में, वो भी यहीं से रुकते थे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम तो वैसे भी ईरान ने तो वैसे भी कोई आपकी जो रिलेशनशिप थी वो तो वैसे भी ईरानियों के दौर में खत्म हो चुकी थी, जब आपने यूनाइटेड स्टेट्स को अलाउ किया कि वो अटैक करे ईरान के ऊपर अपनी अपनी सरजमीन से। तो आई थिंक अब ये इस्लामी बरादर ममालिक का इस्लाम को यूज करना, उसको एज अ ब्लैंकेट लेके चलना, सबको पता है ये बात चाहते हैं, अपनी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और अमेरिका जो कहेगा वो ये करेंगे। देयर इज एन इशू ऑफ सॉवरेंटी। तो इसमें ईरान की तरफ से हम क्या देख सकते हैं? अच्छा, इससे पहले तो जब भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि खलीज ममालिक की जीसीसी कंट्री ज़्यादातर जो भी दे रहे हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के हद तक ही होगा सिचुएशन को ज़रा बैलेंस आउट करने के लिए, लेकिन ये जो मीटिंग के बाद रद्द-ए-अमल आया इसमें मुझे कुछ शिफ्ट नज़र आ रहा है 180 डिग्रीज का। डू यू सी दैट शिफ्ट? और आपको लगता है कि अब ये प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स ले सकती है अगेंस्ट ईरान? नम्रा, आई डोंट थिंक दीज कंट्रीज हैव द, देखिए वो पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। वो खुदा से ज्यादा उनको यूनाइटेड स्टेट्स पे यकीन है कि वो उनको बचाएगा, और बचा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट द पॉइंट इज के दीज अरब कंट्रीज डोंट हैव इनफ पावर, दे कैन नॉट मस्टर इनफ फोर्सेस। उनकी अपनी आबादियां इतनी कम है कि वो लड़ाई वैसे भी नहीं कर सकते, ना अफोर्ड कर सकते, ना प्रैक्टिकली कर सकते हैं, भले उनके पास जहाज खड़े हो। तो जहां तक रही पाकिस्तान की बात, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेरी वंडरफुली, ब्यूटीफुली खेला है पाकिस्तान ने। वो जो भी शहबाज शरीफ के और वो जो चाह रहे थे आर्मी चीफ के साथ डिनर करा के, अमेरिका चाह रहा था कि फंसा देगा इस जंग में बाद में, पाकिस्तान इन चीजों में नहीं आने वाला। पाकिस्तान नोज इट्स ओन इंटरेस्ट और वो अपनी सॉवरेंटी को बैलेंस करना जानता है। तो पाकिस्तान के बगैर सऊदी अरेबिया कुछ भी नहीं कर सकता, और ये दूसरे ममालिक जो है वो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर एक सेंटिमेंट भी है अवाम का जो कंसिडर करना है, एक बराबर में इजराइल की थ्रेट बन जाएगी अगर ईरान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर, वो नहीं आएगा इसमें। अच्छा, साउथ पारस अटैक जो है उसके बारे में बताएं। पहले डोनाल्ड ट्रंप की उस पर ट्वीट आती है, वो ये कहते हैं कि इस पे तो यूएस को पता ही नहीं था, इसराइल ने ये जो किया, इसराइल को ये नहीं करना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो आके कह देते हैं कि अगर ईरान इस तरह करते हैं, अगर कतर की गैस फैसिलिटीज़ को या ऑयल फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर टारगेट किया जाता है तो हम साउथ पारस की तरफ चले जाएंगे। तो व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी? नम्रा, लेट्स लुक एट द टाइमलाइन। सबसे पहले ईरान के ऊपर हमला होता है, ईरान की डिपो के ऊपर, शाराम ऑयल डिपो के ऊपर और 2 रिफाइनरीज के ऊपर, राइट। सबसे पहला अटैक वो होता है। ईरान ने क्या किया, ईरान ने रिटेलिएशन में हाइफा को स्ट्राइक किया, और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो रिफ्यूलर्स का जो ऑयल का वो था, जखीरा था जो रिफ्यूल कर रहा था, C-135 स्ट्रैटो टैंकर्स को जो रिफ्यूल कर रहा था, उसको अटैक किया। अब देखिए ईरान ने वार्निंग दी थी, बोला भाई नहीं करो वरना हम शुरू हो जाएंगे आपके खिलाफ भी। फिर दोबारा करज के अंदर अटैक हुआ ऑयल तंसीबात पे, और साथ ही साथ खार्क आइलैंड पे आपने देखा कि बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की, बहुत बड़ा हमला किया गया। अमेरिका की जो तंसीबात है यहाँ पे उन ममालिक के अंदर, हम इनकी ऑयल तंसीबात को और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगा देंगे, खाक में मिला देंगे। दे ईरानियंस आर वेरी सिंपल पीपल। मैं अपनी पूरी जिंदगी बड़े ईरानियों के साथ रहा हूं, और वो बड़े सीधे साधे लोग हैं। वो जो उनके अंदर ये वाली मुनाफकत नहीं है कि कुछ बोल रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं। सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दे सेड दैट दे वुड डू इट। सो व्हाई डिड द गल्फ कंट्रीज नॉट स्टॉप द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अटैकिंग, या उनको वापस क्यों नहीं भेजा, या आपने अपनी जमीन से सपोर्ट क्यों किया भाई आपने उनका अटैक्स को? ईरान का ये कंसर्न है। सो दिस इज द इशू।
अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि खाग आइलैंड पे पहले भी अटेम्प्टेड एक अटैक किया गया, ठीक है, उसके बाद हम ये साउथ पायरस की इस वक्त बात करें, जॉन, ये कितने प्रैक्टिकल हैं? और लेट्स से कि जो साउथ पायरस की अगर हो जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, खासतौर पर ईरान के लिए तो सारी उसकी एक्सपोर्ट्स का वो सेंटर ही वही है, मरकज़ ही वही है। अगर उसी को हिट कर दिया गया, उसी को टारगेट कर दिया गया, फिर खाग आइलैंड की बात करें तो ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? और ये प्रैक्टिकल कितना है? बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, आई एग्री। या लेकिन देखें, ईरान और कतर के साथ एक मजे की बात यह है कि ईरान और कतर साथ शेयर करता है। इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन करना इसके ऊपर वुड मीन, अगर आपको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करना है तो उसमें कतर को भी आपको कुर्बान करना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स को, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। सो आई थिंक दिस इज अ डिलेमा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर ये चलें डिस्ट्रॉय हो भी जाती है, 1980 की जंग जो थी ईरान इराक की 8 साल की, यस। उसके अंदर पूरे खार्क आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था सद्दाम ने, पूरे खार्क आइलैंड तबाह कर दिया था, कुछ भी नहीं हुआ ईरान को। एंड आई थिंक अभी भी गैस के ऊपर जो हमला हुआ है साउथ पार्स पे, अभी ऑपरेशंस दोबारा रिज्यूम हो गए थे कुछ घंटे बाद, एंड दे आर ऑन गोइंग। फायर आग पे भी काबू पा लिया था और ऑपरेशंस दोबारा चल रहे हैं, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर हो भी जाए नम्रता, तो आई डोंट थिंक के ईरान हैज एनीथिंग टू लूज। दे आर इन अ डू और डाई सिचुएशन। उनको को ना रोटी की परवाह है, ना तेल की परवाह है, ना गैस की परवाह है, किसी चीज की परवाह नहीं है। उनको सिर्फ बदले बदले की परवाह है, और वो बदले पे ही जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल जो है वो, उनके अंदर कोई हद नहीं है किसी भी चीज की। अच्छा, लेकिन हाउ वुड कतर रिस्पॉन्ड टू दिस? अभी तक तो हमने देखा कि कतर के जो इवन फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उसको कंडेम किया है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन अपनी भेजी है रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के ऊपर, ये जो अटैक्स और ये सारी जो मामलात हैं उसके ऊपर। लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? देखें, आई डोंट थिंक, अगेन आई डोंट थिंक इन मुल्कों के ये हमेशा से जैसे वर्बल मजम्मती अल्फाज यूज करते हैं। खैर, ईरान के खिलाफ तो हो भी सकता है ये कर ले, लेकिन गाजा के अंदर इन्होंने मजम्मत के अलावा कुछ नहीं किया। 41 मुल्कों की फौज बनाई, कोई इसराइल का कुछ नहीं कर पाए, ना ना आज तक कोई उन्होंने फायर कर फेंका है इसराइल की तरफ। तो खैर, ईरान की तरफ तो कर सकते हैं, वो तो फिर भी दोस्त हैं, ये तो ईरान तो दुश्मन है, तो इसके खिलाफ तो कर सकते हैं। एंड आई थिंक के ओनली टाइम विल टेल कि कितना मस्टर कर सकते हैं मिलिट्री सपोर्ट। आई डोंट थिंक इनके अंदर जान है, ऑनेस्टली नम्रत। दे आर डिपेंडिंग। जब ईरान ने यूएस, फ्रांस, यूके, इसराइल, इनका लिहाज नहीं किया, किसी का लिहाज नहीं किया, तो अब मतलब दे आर, एक दो और मुल्क भी आ जाए तो क्या क्या फर्क पड़ता है इसमें? डायरेक्टली अगर आ जाए तो इट डजंट मैटर। अच्छा, इट डजेंट मैटर। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी बात है, तुलसी गपाटी कह रही है कि पाकिस्तान के पास तो मुमकिन तौर पे ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो कि डायरेक्टली हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। भाई, क्या चल क्या रहा है इस दुनिया में? आपके लिए एक दिन एक मुल्क थ्रेट होता है, आप उस पर अटैक कर लेते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा होता है कि वो कहीं हम पे अटैक ना कर दें। तो ये जो पाकिस्तान को बीच में घसीटना ईरान के बाद, डू यू बिलीव कि ये प्री प्लान सारी चीज़ें और एक डिज़ाइन के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान का अब नाम बीच में आना शुरू हो जाना, या सिर्फ एक स्टेटमेंट है? यस नम्रा, आई थिंक पहले से ये सारी चीजें पहले से प्लान हुई थी मेरे ख्याल में। पहले उलझाया गया पूरी। आप एक एक करके देखिए, यूरोप के अंदर पहले वाटर टेस्ट किए गए, ग्रीनलैंड के अंदर ट्रम्प ने देखा रशिया के और यूक्रेन का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, वो जो है ना उसको लगा कि वो कॉन्फिडेंस में आ गए कि वो तो आएंगे। अच्छा, फिर यहाँ जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको या तो अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर फंसाया कि इसराइल को कबूल करो, या उनको बोर्ड ऑफ पीस के अंदर डाला कि किसी ना किसी तरीके से एक टेबल पे बैठ जाए। अच्छा, पाकिस्तान के साथ जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा पाकिस्तान आई वुड से ब्यूटीफुली प्लेड। पाकिस्तान के साथ कोशिश ये कर रहे थे कि ये जो शहबाज शरीफ को जो दूर से हाथ हिलाना और पपियां झपियां जो हो रही थी, और जो फील्ड मार्शल को डिनर जो लंच पे जो बुलाया था, और उनको ये लग रहा था अमेरिका को कि इनको इन्वॉल्व करके और सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक करा के पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ेगी ना इस जंग के अंदर, क्यों, बिकॉज आयतुल्लाह खामनाई सेड कि रीजनल वॉर होगी, तो जब जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को इस चीज के अंदर हम लेके जाएंगे आगे। पाकिस्तान, उनको पता ही नहीं है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट। देखिए, पाकिस्तान इतना कोई वो नहीं है। पाकिस्तान एक तो सॉवरेंटी पे इतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है कि पाकिस्तान कुछ भी कुर्बान करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। भले आईएमएफ के प्रेशर हैं और दूसरे प्रेशर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी सॉवरेंटी है कि वो अपने जहां पे बिल्कुल रेड लाइन होती है उसको इंटरेस्ट को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है। तो देखिए, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। सेंटिमेंट, लोगों का पॉपुलेशन ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट है ईरान की सपोर्ट में, और उसके साथ साथ जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ मीट होता है। अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ जंग में है पाकिस्तान। बट इवन इवन विदाउट दीज फैक्टर्स असाइड, पाकिस्तान हैज लर्नड फ्रॉम द, मतलब जब वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हुए तो उनको पता चल गया, अब सीख गए हैं कि भाई इनकी अमेरिका की बातों में नहीं आना। पहले ही हमने जो है वो अरबों डॉलर का नुकसान भी कर लिया है,
हजारों जो है जाने भी देती है अफगानिस्तान के चक्कर में, जब हम इन्वॉल्व हुए थे यूएस के लिए। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल एंटर इनटू दिस सिचुएशन। और पाकिस्तान के बगैर कुछ कर भी नहीं सकती है जो और अरब ममालिक। पाकिस्तान एंड सेकेंडली पाकिस्तान, आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान जो है ना आपके सामने अफगानिस्तान है या ईरान है या इराक है या लेबनान है जिस पे आप एकदम से अटैक करेंगे और आपको लगेगा कि आप वेनेजुएला है कि आप आए और आप उठा के ले गए किसी को भी। पाकिस्तान इज नॉट दैट। अच्छा, एक सवाल जो जॉन मैं आपका वेट कर रही थी कि आप मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उस दिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। हम देख रहे हैं कि टॉप लीडरशिप का डीकैपिटेट होना, अली लारजानी, फिर आपके जो बसीज के अभी दो जो कमांडरान वगैरह जो सारे 2 दिन के अंदर इतनी हाई प्रोफाइल शहादतें हुई हैं, ये ईरान के अंदर क्या ऐसे गद्दार एलिमेंट्स मौजूद हैं जॉन, जो कि ये जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है या एक लूप होल है जो कि बहुत एज दे रहा है आपके दुश्मन को? तो ईरान वो जो लीडरशिप है वो उसको आइडेंटिफाई करने पे क्या हो रहा है, क्या वो सीन है? नम्रा, नो डाउट देयर इज इंटेलिजेंस फेलियर। आई कीप सेइंग दिस इन एवरी शो, बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। बट भाई प्रॉब्लम ये है कि एक फ्रंट ये है कि ये खुद भी ईरानी जो है वो कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रखते हैं, बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रखते हैं, लेकिन कोई बंकर में नहीं जाते। अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग नॉर्मल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, सबको पता है कौन कहाँ रहता है। ये कोई 24 घंटे प्रोटोकॉल होती है इनके साथ भी, ऐसा नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो रोडों को बंद कर रही है या उनके लोगों को जो है दूसरे लोगों को, आवाम को साइड पे कर रही है, धक्के दे रही है। तो दीज आर वेरी मतलब ये नहीं चाहते कि आवाम को ये तासुर जाए कि हम कोई ग्रेटर देन होली, ग्रेटर देन दाऊ है। जो वेपन भी रखा हुआ होता है वो कंसील रखा हुआ होता है इनकी सिक्योरिटी ने, और वो सिविलियन क्लोथिंग में होती है, साथ घूम रहे होते हैं। तो बात सारी ये है कि दीज लीडर्स डू नॉट इन द फर्स्ट प्लेस, ये खुद ही इनको इतना वो नहीं है कि प्रिकॉशन। आयतुल्लाह खामनाई देखें, अपने ऑफिस में थे या अपने घर में थे, But John, he दो was जगह prepared जाते for that. He was prepared for that. He wanted Yeah, that. he was He he was wanted that himself. prepared for that, and he was told, नम्रा देखिए, he was told that you will Yeah. be, आपको टारगेट किया जाएगा, आप Yes. बंकर में चले। He was told। अली लारजानी के टाइम पे भी अली लारजानी को आई एम श्योर पता होगा that he is going to be targeted, and अभी लीडरशिप को पता है that they will be targeted। there is no doubt कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपने प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन देखें, इसराइल टेक्नोलॉजिकली सिर्फ उसकी जो पूरी इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है और यूएस का इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान के ऊपर फोकस्ड रहा है 47 ईयर्स तक। चले यूएस का तो दूसरी जगहों पे भी बिजी रहा, रशिया के अंदर भी बिजी रहा, दूसरी जगहों पे भी, लेकिन इसराइल का पूरा फोकस जब से ईरान की इनकलाब आया है वो पूरा ईरान को जैसे कि आप कहती है ना, डीकैपिटेट करने के लिए ही लगा रहा। इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ और ईरान ना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर पा रहा है, ग्लोबली आइसोलेटेड रहा है हमेशा से। तो जितना बेचारे कर सकते हैं अपने अपने लिए उतना करेंगे ना। आप देखें, एयर कैपेबिलिटी भी इनकी कमजोर क्यों है, लोग सवाल पूछते हैं। भाई सैंक्शंस लगी हुई हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहे, कुछ पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। सो देयर आर और फिर भी इतनी रेजिस्टेंस है। और फिर भी देगा। तो आई मीन आप ये सोचे कोई और मुल्क होता है उसके ऊपर अगर अमेरिका अटैक करता, पहले मतलब अटैक से मिसाइल गिरने से पहले वो मिसाइल ऊपर वापस चले जाता, इस तरीके का सबमिशन होता। तो नम्रा, आई थिंक इट इज रिमार्केबल कि ये जो कर रहे हैं तनकीद अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको इतना हार्श ट्रीटमेंट देना चाहिए इस पे, बिकॉज दे रिफ्यूज टू गो टू बंकर्स एंड दे रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड लाइक प्रिंसेस और किंग्स। अच्छा जॉन, जब आपने जाना होगा प्लीज मुझे बता दीजिएगा। उससे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि अमेरिकी सदर, मेरा अवतार का टाइम हो गया वैसे। अच्छा बस आखिरी सवाल अगर पॉसिबल है तो उसका जवाब चले। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का दौरा था वो उन्होंने मुलतवी किया है। आज वो ये कह रहे हैं कि जंग चल रही है, मेरी अमेरिका के अंदर प्रेजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जंग थमने के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। जॉन, ये जंग आगे ही जा रही है और उसके लिए यूएस भरपूर तैयार है। जी बिल्कुल, ये तो यूएस तैयार है या नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप की बिलबिलाहट और उसकी थपथपाहट जो उसकी वो है, क्या कहते हैं, जो जिस तरीके डेस्परेशन से नजर आता है, एब्सोल्युटली घबरा रहा है। यस यस, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहा है उस तरीके से हमें लग रहा है, नजर आ रहा है कि यहाँ कोई प्लान नहीं था ईरान में आने के लिए। जोसेफ कैंडे भी लेटर अभी लिखा ना, रेजिग्नेशन अपना जो लिखा, रेजिग्नेशन लेटर जो दिया, उसके अंदर जो काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर है डीआईए का, डिफेंस इंटेलिजेंस असेसमेंट एजेंसी का, उसने क्या लिखा है? उसने ये लिखा है कि ये इजराइल के चक्कर में आ गए हैं, कोई थ्रेट नहीं थी ईरान, इजराइल ने इनको धकेल दिया और इजराइल पहले भी वॉर्स मैन्युफैक्चर करता हुआ आ रहा है। तो देखिए नम्रा, दिस वाज ओनली, ट्रम्प को लग रहा था कि मैं यूं जाऊं, उसके कमांडर्स ने उसको बोला था, जो इजराइल से फंडेड कमांडर्स हैं और जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं और रूबियो और ये सारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने, पीट हेगसेथ, इन्होंने कहा कि हम यूं जाएंगे, हमला करेंगे, लोग बाहर आएंगे, रिजिम चेंज होगा, हम नया लीडर इंस्टॉल करेंगे, 6 दिन के अंदर हम वापस आ जाएंगे। और कत्ल करने से अगर 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 इस तरह होता तो फिर तो हर कोई किसी का अपना मुल्क बना हुआ होता आज।
What kind of a senseless plan does the वो अपने वाज एक दैट? ऑपोजिट वर्ल्ड में रहते हैं. They live in opposite world. They thought यहाँ पे कह रहे हैं कि नेवी तबाह हो गई, एयरफोर्स एयर डिफेंस तबाह हो गया, सारी लॉन्चर तबाह कर दिए, सारा मिसाइल का स्टॉक जॉन वो खत्म कर डिलुलू दिया. में रह रहे हैं, वो डिलुलू में रह रहे हैं मेरे ख्याल में। लुलु है ना. आप देखिए 61st वेव वाज द, अभी जो वेव्स गई हैं दे वर द 300% इंक्रीज था मिसाइल्स और ड्रोन्स के अंदर. मतलब ट्रू। हाउ हाउ कैन द यूनाइटेड स्टेट्स से कि वो जीत रहे हैं, कोई फेस सेविंग नहीं मिलनी नम्रा, कोई फेस सेविंग नहीं. लंबी जंग कर रहे हैं, कर आए बिस्मिल्लाह करें. ईरान तो कह रहा है, कहता कहता है ना इनका मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के, ट्वीट से जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है ग्राउंड के ऊपर लड़ाई करके, जहां आप हिम्मत नहीं कर सकते आने की. और ना ही डिलुलू से जीती जाती है। वो डोनाल्ड ट्रंप को ना ही शायद ये डिलुलू लग से रहा था जीती कि जाती है. डिलुलू इज द सुलुलू, लेकिन इसकी अब की बार जो है Yes. डिलुलू इज नॉट द सुलुलू। Yes, जॉन, थैंक यू वेरी मच so it फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। yeah. आपका Thank you, जाने का thank you. वक्त और आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि डिलुलू इज द सुलुलू, लेकिन इट इज नॉट, और वो उनकी डेस्परेशन से नजर आता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त मुझे ज्वाइन करें एहसान अहमद साहब। बहुत बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं ख़ास तौर पे जो पानी से मुताल्लिक मसाइल हैं उनको। ये मैं कहूँगी आसान अल्फाज में। आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक स्ट्रॉन्ग टूल बन के ईरान की तरफ से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि खाग आइलैंड को टारगेट किया गया। फिर अब साउथ पारस की जो नई बहस छिड़ पड़ी है उस पर हम कुछ शिफ्ट भी देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले, जैसे कि वो इसराइल ने जब अटैक किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं था, लेकिन आज ईरान को कह दिया गया कि आपने अगर कतर को अगर टारगेट किया या बाकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को टारगेट किया जाता है तो हम फिर साउथ पारस की तरफ बढ़ेंगे। सर, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? थैंक यू वेरी मच नम्रा फॉर गिविंग मी दिस टाइम। ये एक बहुत मेजर एस्केलेशन है। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन है, इसकी जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है, एक तो इट इज़ द सेंटर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो द मेन ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। फ्यूल यहाँ से, ऑयल गैस के मेन ज़खायर जो है तकरीबन 50% से ज़्यादा यहाँ पे। और जो हुर्मुज है उससे डेली का 20% ऑयल जो निकल रहा था। या इसमें खार्ग आइलैंड जो है वो ईरान की जो जो पेट्रोलियम मसनूयात है जहाँ से ईरान की एक्सपोर्ट होती है, उसका तकरीबन 90% जो है वो खार्ग आइलैंड पे है। ट्रू। लाइकवाइज जो ईरान कतर की जो गैस फील्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी, रास लाफान वाली। तो जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होना शुरू होते हैं तो वो सिर्फ उन दो ममालिक जो कि आपस में एडवर्सियल रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे के दुश्मन हुए हुए इस वक्त। दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ईरान एक मजबूरी में ये सब कुछ कर रहा है। ट्रू। लेकिन जब ये इकोनॉमिक टारगेट जब हिट होते हैं तो इसके रिप्रिकॉशन पूरी दुनिया में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गैस नहीं होगी तो बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ वे चूल्हे नहीं चलेंगे। मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स का, और जिसमें जनरल यशमोर भी बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जब हमने ईरान को सपोर्ट नहीं किया और ईरान की सपोर्ट में आवाज़ नहीं उठाई, और ईरान जब उस हुर्मुज को बंद करके हमारे जहाज़ नहीं निकलने देगा वहाँ पे, तो हमारे हमारे किसान सबसे ज़्यादा रगड़े जाएंगे क्योंकि इंडिया के पास यूरिया नहीं है, वो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये जब इस तरह की चीज़ें, पेट्रोकेमिकल्स, यूरिया, ये सारी चीज़ें हुर्मुज से नहीं निकल सकेंगी तो दुनिया में सिर्फ ऑयल एंड गैस का प्रॉब्लम नहीं है, फूड सिक्योरिटी के मसाइल शुरू होना शुरू हो जाएंगे। रही बात ये कि यूएस ने ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कहा है कि जी अगर अब आपने किसी चीज़ पे अटैक किया जो कि इकोनॉमिक वैल्यू की है तो उसके बहुत संगीन नतीजे होंगे। तो पहले तो ये कहने की पूछने की जरूरत है कि क्या पहले संगीन नतीजे नहीं हो रहे थे? पहले दिन में 165 बच्चियां जो हैं वो मासूम, उनको शहीद कर दिया गया। यानी इससे ज़्यादा इंसानियत की तस्दील और क्या हो सकती है?
लेकिन एहसान साहब, हम इस मैसेज को रीड करते हैं ना, हम ये मैसेज किस तरह रीड करेंगे? चलिए, पहले जो वो कर रहा है यूएस, वो तो सारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब जब रोजाना की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि मजीद संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है ईरान को, तो फिर उससे प्रैक्टिकली क्या मुराद हो सकती है? क्या इकदाम किए जा सकते हैं? क्या कोई फुट ऑन ग्राउंड आने लगे, कोई और रास्ते रोके जाएंगे? क्या किया जाएगा, करेंगे क्या यूएस और इसराइल? देखिए, ये बिल्कुल वही कॉर्नर टाइगर वाली बात हो जाती है कि जब उनके पास और कोई हल नहीं रह जाएगा तो फिर वो और क्या कर सकेंगे। एक तो जैसे वो फर्ग आइलैंड, जैसे आपको बताया कि जी 90% तो ईरान की जो पेट्रोलियम दरामदात है वो वहां से जाती है। ट्रू। इट वुड हर्ट ईरान बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली। अच्छा। खतरनाक बात सबसे ज्यादा ये हो जाती है कि जब एक एग्रेसर के पास ऑप्शंस खत्म होती जा रही हो और उसका वो एक अपोनेंट जिसको वो बहुत कमजोर समझता था और ये समझता था कि मैं लीडरशिप को डिकैपिटेट अच्छा। करूंगा तो लोग सड़कों पे आएंगे और हुकूमत खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो ही नहीं रहा इनसे। तो फिर जब आपके पास ऑप्शंस कम होती जाती हैं तो आप सबसे खतरनाक ऑप्शन पे चले जाते हैं। मुझे डर इस चीज का है। पहले तो मैं, आपने जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात की, देखिए अल्लाह ताला ने ईरान को जोग्राफिकली भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ईरान के साउथ में जैग्रोस जो माउंटेन रेंजेस हैं, वो भी रास्ता रोकती हैं, और जो नॉर्थ में अल्बोर्स माउंटेन रेंजेस हैं वो भी रास्ता रोकती हैं। तो जमीनी हमला तो आप समझ लें कि बिल्कुल ही नामुमकिन है, अनलेस कोई स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को ये पैराट्रूप ड्रॉप कराए वहां पे, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। मुझे खदशा ये है कि खुदा ना खास्ता जब इनके पास कोई और ऑप्शन ना बचे तो ये कहीं टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपर की तरफ ना जाने की कोशिश करें। तो अगर ये हो जाता है ठीक तो है। फिर तो दुनिया के अंदर बहुत शदीद तबाही है। चलिए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने मुझे शो में ज्वाइन किया। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए शो में। सर, सबसे पहले थैंक मुझे यू। ये बताइएगा कि 2 दिन के अंदर हम देख रहे हैं टॉप लीडरशिप, और ये वो लीडरशिप है जिसको ब्रिज कंसिडर किया जाता था। एक तो अवाम और हुकूमत के दरमियान भी ईरान के अंदर, और दूसरी तरफ दुनिया के साथ भी ईरान का जो एक ब्रिज है, वो अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो अली लारजानी की मैं बात करी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। ऑल दो ईरान की तरफ से ये कहा गया कि वो ये जो शहादतें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम उसी तरह से चलता रहता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है। सर, आपको लगता है कि उसका खासा फर्क पड़ रहा है इस वक्त ईरान के अंदर? देखिए, बात यह है कि ईरान के जो इन्होंने एक बहुत बेहतर किया वो ये था, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को बड़ा डेवलप किया है, और ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक है। जो एक पर्सनालिटी सेंट्रिक होता है उससे उन्होंने बड़ा किया। देखिए, इस वक्त अभी तक जून से लेके अब तक अगर आप देखें तो 100 के करीब इनके साइंटिस्ट, जर्नल्स, उसके बाद सिविलियन लीडरशिप, दे हैव डाइड, लेकिन उनका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन जाहिर है कि ये अली लरजानी साहब की वजह से, ही वाज अ वेरी लर्नेड पर्सन, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ब्रिज थे, बहुत समझदार थे, बड़ा उनका इन्वेस्ट है गवर्नमेंट में और बाहर से भी। मुझे एक समझ नहीं आता कि ये जो पहले कभी ऐसे नहीं होता था कि आप टॉप के लीडरशिप को, सिविल लीडरशिप को मारना शुरू कर देंगे। अगर आप इनको मारेंगे तो मुझे बताइए, जब लड़ाई एंड हो रही होगी तो निगोशिएट कौन करेगा? क्या फौजी लीडरशिप करेंगे, फौजी कमांडर्स करेंगे, या यही करेंगे? और सेकंड ये कि जितना भी ये आपको असैसिनेट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये पूरा ईरानी कौम यूनाइट हो रही है, और इनमें एक वो बदले का जज्बा भी आ रहा है, रेडिकलाइज भी हो रहे हैं। और आपके सामने देखें, उसके बाद से फादर इनकलाब ने कितने हैवी ड्रोन्स और मिसाइल मारे हैं इसराइल को, और तबाही मचा के रख दी। ये तो ब्लैकआउट किया, दुनिया को दिखा नहीं रहे हैं, बट यू कांट इमेजिन, इसराइल ठीक बहुत है। छोटा सा मुल्क। अच्छा हारिस साहब, जो कल एक एलामिया जारी हुआ, जो मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, हमने देखा उसके बाद सऊदी अरब ने भी स्ट्रांगली एक पैगाम दिया है ईरान को। उसके बाद कतर में क्या हुआ, डिप्लोमेटिक सतह पर जाके हमने देखा है। अच्छा, ये रद्द अमल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मीटिंग के बाद? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी उसके अंदर मौजूद थे। सर, ईरान को बड़े शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है ये तमाम ममालिक की तरफ से। देखें, बात ये निम्रा, मुझे ये बताइए, ये जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज ईरान को, ये रद्द-ए-अमल देना है अमेरिका को एग्जैक्टली। और इजराइल को, कि आप इस वक्त सारा डिपेंड करता है इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। अगर इजराइल ईरान की गैस और ऑयल की तनसीबात पे नहीं अटैक करता, ईरान विल नेवर अटैक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। वो तो रिटेलिएशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, और बल्कि पाकिस्तान, तुर्की, सबको मिलकर अमेरिका भी जोर देना चाहिए
कि प्लीज आस्क इजराइल टू होल्ड ऑन, डोंट गो फॉर दिस ऑयल एंड गैस के इंस्टॉलेशन के ऊपर, वरना अगर सर यानी ईरान कि जो करेगा कल तो जीसीसी ममालिक ने मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी किया और जो डिस्कशन उन्होंने इस वक्त ईरान को कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा, आप उससे मुत्तफिक नहीं है? आपको लगता है ये कंडेमनेशन तो उल्टा उनको अमेरिका और इसराइल की करनी चाहिए थी? बिल्कुल इजराइल के ठीक खिलाफ है, करनी चाहिए और अमेरिका के ठीक है। खिलाफ करनी चाहिए। अच्छा। आपके इससे भी तबाही हो जाएगी अगर ये चीज कोई और आगे लेके चलेंगे तो। अच्छा एहसान साहब, साउथ पारस की तरफ आते हैं जरा। वो जो गैस फील्ड है उसको टारगेट करना, ये कितना प्रैक्टिकल है? उस पर जो धमकियां आ रही हैं अमेरिका की तरफ से, और वो कितना खतरनाक हो सकता है ईरान के लिए? देखो, वो मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था, जब हम मिलिट्री प्लानिंग में जाते हैं और टारगेट्स की जब सिलेक्शन होते हैं, ब्रिगेडियर हारिस भी इस चीज़ पे मुझसे शायद मुत्तफिक हो कि एक पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है कि जी हमने किन किन टारगेट्स को हिट करना है और किस किस सीक्वेंस में और किस वेपन सिस्टम के साथ करना है। हमेशा कोशिश की जाती है कि जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको लिया जाए, क्योंकि जब किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया जाता है तो उसमें मुल्क की रिकवरी पोस्ट वॉर बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो जब इन मुश्किलात में जाता है तो वो उसमें जो रेडिकल चॉइसेस टू रिस्पॉन्ड वो अडॉप्ट करना शुरू कर जाता है। साउथ पारस इन पर्टिकुलर, बिकॉज ऑफ द साइज और जितनी वो गैस वहां से प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बिल्कुल साथ ही जो नॉर्थ डोम इराक की भी उसकी कतर की जो गैस फील्ड है, वो दोनों आपस में शामिल है, दोनों साइडों पे पाइपलाइंस आपस में कनेक्टेड है। अगर साउथ पारस हिट होगी तो उसके साथ नॉर्थ डोम भी नहीं बच सकेगी। और ये प्लीज इसको जहन में रखिए कि इसराइल के मुफाद में है कि अरब ममालिक और ईरान आपस में लड़ पड़े, ताकि ओवरऑल जो इस खत्ते के मुस्लिम ममालिक हैं वो कमजोर हो सके और वो अकेला इन सब के ऊपर भारी हो सके। दैट इज द ग्रेटर एम्बिशन। जो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए उसने, उसकी मजबूरी है कि उसने तमाम मुसलमान ममालिक जो इस इलाके में हैं उनको कमजोर करना है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। तो उसके लिए तो वो चाहेंगे कि ये अरब ममालिक जो है इस जंग के अंदर फिजिकली ऑफेंसिवली एम्ब्रॉयल हो जाए, और इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपने शायद सुना भी होगा, टकर कार्लसन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी इराक उसमें कतर में और सऊदी अरब में मुसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं जो कि एक्सप्लोसिव लगा रहे थे मुझे पे। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको ईरान ने डिनाई की है कि उसने ये अटैक्स नहीं किए, चाहे वो सलाला के ऊपर अटैक हुआ या तुर्की की तरफ हो या अजरबैजान की तरफ हो, बिकॉज इसराइल चाहता है कि ईरान एक ब्रॉडर वॉर में एंगेज हो जाए जिसमें बाकी ममालिक इस पे हमले शुरू कर दें और अमेरिका और इसराइल इसमें से आराम से निकल जाए, और फिर ये इस रीजन की अपनी जंग बन जाएगी। अच्छा हारिस साहब, हमने एक तो चलें ये रद्द-ए-अमल की बात कर ली है जो कल मीटिंग हुई है, उसके बाद हमारे जो सामने आया, कतर ने एक्सपेल किया सेवरल ईरानियन जो डिप्लोमेट से 24 घंटे का ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। सर पाकिस्तान का भी तुलसी गबार्ड की तरफ से नाम लिया गया है कि भाई पाकिस्तान के पास भी इस तरह के मिसाइल्स हैं जो डायरेक्टली यूएस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हैं। तो सर ये हर रोज़ ये जागते हैं यूएस वाले और इनको ख्याल आता है कि ये मुल्क भी हमारे लिए थ्रेट हो चुका है, तो उस पर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? जलील अब्बास साहब ने तो जरूर बताया कि पाकिस्तान के इवन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक है। देखें, बात यह है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका कितने फासले के ऊपर है। पाकिस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का मिसाइल जो है ना वो शाहीन 3 है। अच्छा, इसकी रेंज 2750 जस्ट ओनली। ये अमेरिका के नजदीक भी नहीं जा सकता, ठीक है। इंडिया का जो अग्नि 3, अग्नि 5 और 6 जहाज हैं, ये इन्होंने मिसाइल बनाए हैं। 6 मिसाइल की जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है। दैट मीन्स कि उसकी रेंज में अमेरिका भी है, कनाडा भी है, पूरा यूरोप है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। उसको एनालिसिस अगर करना है तो ये करें ना कि मिसाइल की रेंज की बात करते हैं। पाकिस्तान ने तो बारहा ये बात की है कि जो हमारी जितनी, एक तो मिनिमम डिटरेंस है, नंबर 2 हमारी सारी तैयारी जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है। इंडिया का एक एक इंच एरिया हमने अपने रेंज में रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दो डाउट नहीं है। और 2750 टोटल हमारी रेंज है। इसराइल के साथ पाकिस्तान का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ एक नजरियाती चेंज है, वो ये है कि जी वहां पर 2 स्टेट नेशन स्टेट होनी चाहिए, एक इसराइल और पैलेस्टाइन हो, दैट्स एंड ऑफ इट। हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंडिया उनको जान के उकसाता है और अमेरिका क्यों नहीं इसराइल की लैंग्वेज बोल रहा है इसलिए वो बात कर रहा है।
अमेरिकन को नहीं पता पाकिस्तान ने कितने में ब्रीफ किया ये बात कि हमारा जो है सिर्फ ये इंडिया स्पेसिफिक है, हमारे मिसाइल, फिर हमारी इसके बाद हमारी इतनी कमांड कंट्रोल अच्छी है, आज तक कभी लीकेज नहीं हुई यूरेनियम की, कभी बेचा नहीं गया। इंडिया में तो आपने देखी कितनी जो यूरेनियम बिकता हुआ पकड़ा गया, कितनी जगह से पकड़ा गया, आप ये देख लें। और वो पकड़ा भी गया, वहां पर बेचता पकड़ा गया, लेकिन दुनिया ने कभी उठाया नहीं। और पाकिस्तान को तो आई है ये, उसके बाद अमेरिकन, ये देश है, वी आर द मॉडर्न ड्रीम अच्छा कमांड कंट्रोल अच्छा हमारा। ठीक है। अच्छा एहसान साहब, हमने माइंस बिछने की भी खबर जो है वो देखी आज से 2-3 दिन पहले, और उसकी गर्दिश अभी तक हो रही है। माइंस बिछाना मेरी राय में बिल्कुल एक इम्प्रैक्टिकल तो है ही है, दूसरी तरफ वो दुनिया को जितना नुकसान पहुंचाएगा उससे ज़्यादा नुकसान ईरान के लिए खुद है। एक तो चलें ट्रेड वाइज वो नुकसान पहुंचाएगा, दूसरा ये कि आपके खित्ते के अंदर दुश्मन इतने ज़्यादा हो जाएंगे और वो पूरी दुनिया आपसे कट ऑफ हो जाएगी। डू यू अग्री विद मी? और आपको लगता है कि माइंस वगैरह कुछ है इस तरह का सिस्टम? आई टोटली एग्री विद यू। देखें, ये जो अंडर वाटर माइंस हैं मुख्तलिफ किस्म की हैं, और ये एक इंतहाई एक एक्सट्रीम स्टेप खतरनाक है। वेपन है, यस। बड़ा बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। इसीलिए इसके ऊपर काफी सारे कन्वेंशन भी मौजूद हैं कि जब आप किसी भी वाटरवे के अंदर माइन डालते हैं, यू हैव टू डिक्लेयर इट। और अक्सर ये प्रैक्टिस रही है पास्ट में कि डाली नहीं होती और डिक्लेयर कर दिया जाता है टू अचीव द इफेक्ट्स ऑफ ब्लॉकेड। अब इसमें ईरान के पास कैपेबिलिटी तो है, दे एस्टिमेट्स हैं कि 2000 से लेके 6000 तक मूड ड्रिफ्टिंग या ग्राउंड माइन जो है वो उनके पास मौजूद है। लेकिन इस खित्ते में मैं आपको बताता चलूं कि जो माइन हंटिंग की कैपेसिटी है वो बहुत कम ममालिक के पास है। पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क है जिसके पास माइन हंटर्स मौजूद हैं। हमारे मशरकी नेबर के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, ये उनका एक बहुत बड़ा ड्रैग है उनके ऊपर। और अगर ये तो आपने देखा होगा, कल भी जो सेंटकॉम ने टारगेटिंग की और पहले भी वो टारगेटिंग कर रहे थे कि जितने माइन लेयर्स हैं उनको टारगेट किया जाए और ठीक है। दुनिया को उसकी वीडियोस खास तौर पे दिखाई जाए, बताया जा सके कि देखें हम इंश्योर कर रहे हैं कि ईरान के पास माइन लेइंग की कैपेसिटी न रहे, और हम इंश्योर कराना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला रहे। इसमें मैं काइंडली आपको एक दो डॉट से और बताऊं कि ये जो पाकिस्तान बहरिया ने ऑपरेशन महफूजुल बहर शुरू किया हुआ है, इसमें भी इसी तरह से अगर एस्कॉर्टिंग करनी पड़ती है तो किस तरह का जहाज इस्तेमाल होगा, किस टाइम पे इस्तेमाल होगा, रेगुलेट होगी स्टॉक्स, रीरूट होगी, ठीक है। क्लोज स्कॉट, डिस्टेंस स्कॉट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान बनता है और उसके मुताबिक उसके अंदर एसेट्स डाले जाते हैं, और ये चले माइन हंटर्स ठीक एक है। इंपॉर्टेंट एसेट होता है। ठीक हो गया। अच्छा हारिस साहब, थोड़ा सा जरा मैं चाहूंगी कि मेरे पास आखिरी 3-4 मिनट है, 1-2 सवाल आपसे पूछूंगी अफगानिस्तान से मुतालिक। सर, अफगानिस्तान से मुतालिक रिहैबिलिटेशन सेंटर वाला प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया ने देख लिया, उस पर पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया। कल DGISPR ने भी आके आवाम से जब बात की, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर इन द फर्स्ट प्लेस क्या कर रहा था, जहां पे आपके ड्रोन स्टोरेज सेंटर्स है, जहां पे आपके मिलिट्री कैंप्स हैं, उसके बीच में क्या कर एम्यूनेशन के दरमियान में। तो ये तो चले वाजे हो जाता है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि ईद के दिन है, उसमें टर्की और सऊदी अरब की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने ये सीज फायर किया है ईद के दिनों का। सर, उसको हमारा दुश्मन ये जो है वो, या अफगानिस्तान उसको किस तरह से रिसीव करेगा? क्या वो इसमें सोचेगा कि हमें अब क्या अगला प्लान होना चाहिए हमारा, और कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख सकते हैं हम आफ्टर ईद? ठीक है, पाकिस्तान ने तुर्किया, कतर और ये सऊदी अरब के कहने पे हमने ये 6 दिन की सीज फायर की है, लेकिन विद वन कंडीशन, अगर इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है या हमारे बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अटैक होता है, तब वी विल ब्रेक द सीज फायर एंड वी विल टेक अकॉर्डिंग द एक्शन। ये बड़ा क्लियर है। अच्छा। ये 6 दिनों में अब ये देखना है कि ये इनको क्या ये जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये मीडिएटर्स के पास जाएं, या इस दौरान अपने इलाके ऐसा बनाएं कि ये कंटिन्यू हो सके। कंटिन्यू होने का एक ही तरीका है कि आप इनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिल्कुल बंद करें, ना यहाँ पर कितना हिंदुस्तान आए, ना कितना फारिज आए, ना दाइश आए, और ये हमें कंफर्म हो कि जी ये इन्होंने कर दिया, देन इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन जब ये इन राइटिंग लिख के मेडिएटर्स को देंगे जी कि हम आइंदा हमारी सरजमी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए नहीं हो, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 बात ये है कि ये इसके बाद वो काउंटर सेंड करें और हम एक बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाएं जो बॉर्डर को मैनेज करे, और ये देखेंगे कब वायलेशन अगर होती है तो हम उनको फौरन बताएं और नो पेनल्टी डाली जा सके। सेकंड ये कि अगर ये नहीं करते तो ये इनकी मर्जी है, हमने इसके अलावा इनसे कोई बात नहीं करनी, कोई कांटेक्ट नहीं करना। हमने बहुत कोशिश कर ली, एनफ इज एनफ।
हमने डिसाइड कर लिया है, हमने इनके इतना नुकसान कर दिया है। बगराम एयरबेस पे इनमें 100 के करीब ड्रोन हमने खड़े थे वो उड़ा दिए। 50,000 अमेरिकन साफ की राइफल में सारी तबाह कर दी। हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी, इनकी सब नुकसान कर दिए। फिर उसके बाद ठीक है। हमने ये जो कंधार में काबुल में अटैक किए उस पर इनका सारा टेक्निकल सपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड आ दिया, सब इनका नुकसान कर दिया। अभी इनकी हमने बहुत कमर तोड़ दी है। और ये जो बात करते हैं ना इसकी कैजुअलिटीज की, देखें ये इनके जो टेररिस्ट इनके जो लोग हैं उनकी यूनिफॉर्म नहीं है, हैं ये सारे दहशतगर्द। तो ये जब मरते हैं राइफल हटा देते, कहते सिविलियन मार। वी नो कि दे आर द टेररिस्ट। वी हमें अवाम से तो बहुत हम केयर करते हैं, ये हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है। हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा है। इस पे अवाम को जो पाकिस्तान की बात होती है, जो हमारे डीजीएस के लिए या दूसरे इंफॉर्मेशन की बात है, उसको यकीन करें। फॉर गवर्नमेंट वर्ड देन ये क्या कहते हैं, वी आर नॉट पुश्ड। हमें अपने ठीक है। अवाम की जान माल की हिफाजत चाहिए, वो हम करेंगे। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब और एहसान साहब, आपने मुझे शो में ज्वाइन किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन। ये जो पाकिस्तान ने अभी 6 रोज़ा सीज़ फायर का ऐलान किया है, आई होप सो कि इसमें अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनको ये समझ आ जाए और वो ये टाइम बाय कर लें, ये सोचने के लिए, बल्कि रीथिंक करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को भी, अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको भी रिविजिट करने के लिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती और पाकिस्तान उस पर बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और शायद 6 दिन के बाद हम उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख सके, जहाँ पे शायद टेबल पे आने के लिए भी वो तैयार हो जाएं। होना तो यही चाहिए आइडियली, उनको ये अब टाइम जो मिला है उसमें अपनी पॉलिसीज वगैरह को रिविजिट करके यही करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल किस तरह बढ़ती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।